नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस का क्वेश्चन आंसर अभी हम जानेंगे, जिसमें कि अभी पार्ट नंबर 2 होगा हमारा, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 बता दिया है और इसका कैसे अप्लाई होता है दोस्तों ये भी हमने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपको पता नहीं है कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख कर समझ पाएंगे कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप एक CSP ओपन करना चाहते हैं या CSC के जरिए BC पॉइंट लेना चाहते हैं तो ये सभी आपके लिए अनिवार्य है। तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस का IIBF एग्ज़ाम जो है, यानी कि IIBF यानी कि BCBF एग्जामिनेशन कैसे तैयारी होता है, तो इसका पार्ट नंबर ये 2 है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ये समावेशित बैंकिंग का जो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको ऐड किए हुए हैं, कुछ उसमें से क्वेश्चन लेके हमने समावेशित बैंकिंग का क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किया है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जो है पास ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम चलते हैं अभी क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमने बना रखा है सेट, यहाँ पे IIBF एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2। तो चलिए हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वाक्य में वित्तीय समावेशन की परिभाषा क्या होगी। एक के वाक्य में वित्तीय समावेशन की परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सीधा हमने लिख रखा है, वित्तीय समावेशन की जो परिभाषा यह समय प्रयोग किया जा रहा है वह औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वहनीय लागत पर वंचित तथा कम आयु समूहों को वित्तीय सेवाओं प्रदान करना, यही होगा दोस्तों आंसर। आपको इसे स्क्रॉल डाउन या स्लो कर करके एक बार देख लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको ऊपर में, ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन होता है कि आपके जो है क्वेश्चन आंसर अधिक से अधिक पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो आते हैं उससे सवाल, जो कि आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसे मूल कारणों में से कुछ नीचे दिया गया है जो बैंक को निर्धन ग्रामीण तक पहुंच बनाने से रोकता है, बताएं कौन सा गलत है। तो दोस्तों फर्स्ट में है बैंक से अधिक लेन देन लागत, बी में है ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया उधार अनुशासन जो बैंकों द्वारा उधार पर निगरानी को मुश्किल बनाता है, और तीसरा है ग्रामीण शाखाओं में कम जमा आधार, और 4 में है बैंक कर्मचारियों में ग्रामीण क्षेत्रों के नियुक्ति का विरक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C नंबर, जो ग्रामीण शाखाओं में कम जमा आधार। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है, बताए कौन सा गलत है। तो इसमें भी गलत ही बताने के लिए बोल रहा है। तो 1 नंबर में है उनकी क्षेत्रीय विशिष्टता, उनकी समरूप कृषि जलवायु क्षेत्र में कार्य करना, उसकी क्षेत्र में से संबंधित उनके कर्मचारी ग्रामीण ग्राहकों से संपर्क करने के लिए सर्वदा उचित है, और 4 में दिया गया है उनका प्रबंधन उनके मूल बैंकों के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें 4 में टिक लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ को आपको रट के ही रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कुछ चीज़ सटीक होता है और कहानी आधार होता है, तो उसे याद करने में सहूलियत होता है, लेकिन कुछ चीज़ें को आपको रटना भी पड़ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, निर्धन ग्रामीणों के वित्तीय समावेशन की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं, बताएं कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 3। तो लघु मध्यम उद्यमों का रियायती शर्तों पर वित्तीय घोषणा, इसका आंसर हो जाएगा नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, जिनके माध्यम से बैंक ऐसे क्षेत्रों में जहां उनकी शाखाएं नहीं है
निर्धन ग्रामीण तक पहुंच सकते हैं। ऐसे मध्यवर्ती में निम्नलिखित शामिल हैं, बताएं कौन गलत है। तो यहाँ पे होगा दोस्तों वसील यानी कि ऋण वसूली एजेंट इसका होता है, क्योंकि ये नहीं है। सहायता समूह भी है, गैर सरकारी संगठन भी है और सूक्ष्म वित्तीय संस्था भी है जो आपके गांव-गांव में बैंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये ऋण वसूली एजेंट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गलत, सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारोबार संपर्कियों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की परिधि में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे। तो इसका हो जाएगा 1000 रुपये से अधिक मांग ड्राफ्ट की भुगतान, यानी कि नंबर 4 क्या दिया गया है, 1000 रुपये से अधिक के मांग ड्राफ्टों का भुगतान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उसे स्क्रॉल कीजिए, और अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, बैंक कारोबार सुसाधक कारोबार संपर्की मॉडल के अधीन निम्नलिखित में से किसकी सेवाएं मध्यस्थ के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगला इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ग्राम सरपंच, यानी कि कहने का मतलब इसका उपयोग कौन नहीं कर सकता। तो इसका जो है दोस्तों कौन नहीं कर सकता है, तो ग्राम का जो है सरपंच, ग्रामीण सरपंच है, वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय परामर्शदाता, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वित्तीय परामर्शदाता की तकनीकी विशेषता ही उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, और गलत क्यों होगा, तो इसका आंसर होगा संप्रेषण करने संबंधित उसकी योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी कि 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार, परामर्श देना और सलाह देना सब एक समान है और एक दूसरे से भिन्न है। तो बिल्कुल हाँ, भिन्न है, इसका आंसर भी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, वित्तीय परामर्श देने में ग्राहकों को सलाह देने का प्रयोजन उन्हें यह बात करवाने के लिए मनवाना है जो परामर्शदाता समझता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये दोस्तों सरासर गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा गलत, सबसे अच्छी सलाह आत्मबोध है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, परामर्शदाता के लिए यह विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि वह ग्राहक की स्वीकार करने की अभिवृत्ति को सूचित करें। इसका भी हो जाएगा दोस्तों गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके बगैर ग्राहक के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 12 नंबर का, सफल वित्तीय परामर्शदाता के लिए ग्राहक का प्रतिरोधात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रतिरोधात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण बिल्कुल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधात्मक व्यवहार सदैव यह इंगित करता है कि ग्राहक को परामर्शदाता से संबंध बनाने में कठिनाई न हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नंबर 13, ग्राहक के लिए अंतिम निर्णय लेने में वित्तीय परामर्श में दी गई सभी सलाहें सुझाव के रूप में होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, होनी चाहिए। आपको सही जानकारी ग्राहकों को बतानी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तभी जाकर उसे वो सभी चीज़ समझ के वो आपका कोई भी लाभ यानी कि वो अपने लिए कोई भी सेवाएं ले सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः ग्राहक से पूछताछ करते समय प्रश्न केवल तभी उपयुक्त होता है जब वह इस प्रकार की सूचना एकत्र करने का एक ईमानदार प्रयास हो जिसमें परामर्शदाता भी क्या आवश्यकता है और ग्राहक क्या बता सकता है। तो इसका भी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 15 में दिया गया है, बैंक के तुलन पत्र में ऋण और अग्रिम को डैश स्तंभों में दिखाया गया है।
तो आस्तियों में दिखाया गया है दोस्तों। नंबर बी, आस्तियों में दिखाया गया। किस चीज में दिखाया गया है? आस्तियों में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरें। क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है दोस्तों? ए नंबर में आस्तियां बराबर देयात, यानी कि आस्तियां बराबर देताय लिखा हुआ है और प्लस में देखिए यहाँ पे डैश होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजी हो जाएगा, क्योंकि पूंजी प्लस देताय बराबर आस्तियां होता है। चलिए अगला है बी नंबर में दिया गया है आय माइनस परिचालन व्यय, यानी कि जो आपकी आमदनी है आय माइनस परिचालन व्यय। परिचालन व्यय का मतलब आपका खर्च बराबर क्या होता है? तो प्रचालन लाभ होता है। जो बचा वो परिचालन लाभ। आपकी जो भी आमदनी हुई है, कहने का मतलब आपकी मान लीजिए आज का भर दिन का आमदनी आपका 100 रुपया है और उस 100 रुपया में आपका खर्च, जैसे मान लीजिए आपने कोई फोटो प्रिंट किया 100 रुपये का, मान लीजिए आपने कोई फोटो प्रिंट किया, तो आप अपनी मजदूरी और फोटो प्रिंटर इंक और बिजली सहित काट के 20 रुपया आपको बचता है, तो वो आपका होता है परिचालन लाभ। तो ये हो गया परिचालन लाभ। ये दोस्तों आने वाले वीडियो में हम और अधिक विशेष में जानेंगे। तो अभी हम आपको IIBF एग्जाम को तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 4 ठो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें पहला है नंबर ए में नकदी प्रवाह विवरण एक विशिष्ट अवधि के लिए होता है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है मासिक नकदी प्रवाह विवरण में उस मास के दौरान के सभी नकदी अंतर्वाहों और नकदी बहिर्वाहों को हिसाब में लिया जाता है, बिल्कुल सही लिया जाता है। और तीसरा है मासिक नकदी प्रवाह विवरण में अंतिम नकदी शेष उस मास के लाभ के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। ये कहीं निश्चित नहीं है कि उसी के बराबर होगा। और अगला है यहाँ पे देख लीजिए डी में किसी माह में नकदी अंतर्वाह सदैव उस माह के नकदी बहिर्वाह से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो इसका भी हो जाएगा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही नंबर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कहने का मतलब 3 का जो है गलत है। यहाँ पे बोल रहा है सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो 3 नंबर का। अगला नंबर है क्वेश्चन 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सही नहीं। इसमें भी 4 ऑप्शन है। चलिए 1 नंबर का है ऋण की किस्त की चुकौती को नकदी प्रवाह विवरण के नकदी बहिर्वाह के रूप में लिया जाता है, बिल्कुल सही। फिर 2 में है नकदी प्रवाह विवरण में मूल्यह्रास को नकदी बहिर्वाह के रूप में लिया जाता है, बिल्कुल नहीं लिया जाता। फिर अगला सी नंबर है बैंक को ब्याज के भुगतान को नकदी प्रवाह विवरण के नकदी बहिर्वाह के रूप में लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। फिर डी नंबर में अवशिष्ट के क्रय से प्राप्त नकदी को नकदी प्रवाह विवरण में नकदी अंतर्वाह के रूप में लिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत जो है वो है बी नंबर का जो है टॉपिक वो गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, नकदी प्रवाह विवरण में निम्नलिखित में से किसे नकदी बहिर्वाह के रूप में नहीं दिया जा सकता? कहने का मतलब दिया जाता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। कारखाने में संग्रहित लाने पर प्रदत्त परिवहन प्रभार। और 2 नंबर में है नगद भुगतान द्वारा सामग्री का क्रय। 3 में है उधार पर सामग्री का क्रय। और 4 में है टेलीफोन बिल का भुगतान। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 उधार पर सामग्री का क्रय। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 20। यहाँ पे कुछ लंबे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसे डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपके गुना भाग का, कहने का मतलब ये बैंकिंग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन है ABC एक कंपनी है, ABC इंटरप्राइजेज के लिए निम्नलिखित आंकड़े अगले माह के लिए अनुमानित किए गए हैं।
नगद रूप में 10,000 रुपये का क्रय विक्रय और उधार रूप में 15,000 का विक्रय, नगद रूप में 8,000 रुपये तथा उधार में 12,000 का रुपये का क्रय। तो फिर यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, चलिए तीनों को पढ़ लेते हैं। श्रम, परिवहन, बिजली, जल और विविध व्ययों के लिए प्रदत्त रोकड़ा है 2,000 रोकर है 2,000 रुपये। दूसरा है पूर्ववर्ती माहों के विक्रय के संबंध में देनदारों से वसूली की गई धनराशि है 20,000 रुपये। और फिर तीसरा है पूर्ववर्ती मासों में क्रय के संबंध में लेनदारों को प्रदत्त धनराशि है 15,000 रुपये। तो यहाँ पे और एक है बैंक को प्रदत्त किस्त और ब्याज हो गया 4,000 रुपये। ये चारों टॉपिक हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि अगले माह के लिए नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है तो उस मास के दौरान नकदी अविशेष कितना होगा। तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, जोड़ घटा करके देख भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि 1,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, चलिए हम इसे भी पढ़ के आपको दिखाते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा जटिल क्वेश्चन है लेकिन पूछने का संभावना हो सकता है माइंड टेस्ट के लिए, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है XYZ बैंक ने एक कृषक को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सावधिक ऋण प्रदान किया है। सावधिक ऋण राशि 7,50,000 रुपये है। कृषक की जोत 20 एकड़ है, जहां पर वह मुख्यतया अदसली यानी कि अदसली गन्ना फसल उगाता है और जहां पर गन्ने की पैदावार 40 टन प्रति एकड़ है। कृषक गन्ने की आपूर्ति उसके गांव के पास स्थित चीनी मिल को करता है, जो फसल उगाने के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अग्रिम राशि देता है। चीनी मिल द्वारा दिए गए ऋण की वसूली फसल के आगमों से की जाती है, यानी फसल को काट के जो देता है उसमें की जाती है। जब मिल द्वारा बिल का अंतिम रूप से समाधान किया जाता है, मान लें कि मिल द्वारा फसल के मौसम में बिल की राशि 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपये तय की जाती है और कृषक के घरेलू खर्च एक वर्ष में 1,25,000 रुपये हैं 1,25,000 रुपये हैं। तो कृपया समावधि ऋण की अवधि तथा ऋण की चुकौती की वार्षिक किस्त का सुझाव दें। मान लें कि ब्याज दर 12% है। तो इसे अपने अनुसार बनाना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि वार्षिक अविशेष 2,25,000 रुपये हैं, उनमें से घरेलू खर्च 1,25,000 रुपये हैं, तो उसे घटा देंगे। इस प्रकार निवल अवशेष 1,25,000 रुपये है। तो 7 वर्ष की अवधि के लिए मूलधन तथा 12% ब्याज की दर से अनुमानतः 3 लाख यानी 3 लाख रुपये घटता शेष प्रदत्ति के आधार पर अनुमानतः 10.50 लाख रुपये होगा। इस प्रकार ऋण की चुकौती स्थगन के बिना 10 वर्ष में किस्त की जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज का वीडियो में जानकारी। तो इसका PDF आपको लेना है तो नीचे कमेंट करें, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, अगर लेना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को देख के संतुष्ट होंगे और
एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएंगे, जिनसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।